अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की 63 साल यानी 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। तो पहले 23 साल के अरसे में आपने जो आपका नबूवत का दौर था उसमें सबसे ज़्यादा आपने जो दुआ मांगी है वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिराति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार है। जामे दुआ है। तो ये भी दुआ बहुत जामे है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर कि है अल्लाह आसानी फरमा और मुश्किल ना फरमा और खैरियत के साथ मुकम्मल फरमा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जिस लेक्चर का नाम है एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं ये तो आप सब ने सुन रखा है कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं। एटम्स डिविजिबल होते हैं, प्रोटॉन्स उनमें होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन ये सारी बेसिक बातें हम आपसे नहीं करेंगे बच्चों। हम आपको ये बताएंगे कि हम एटम्स को पढ़ते क्यों हैं। यानी बच्चों के जहन में ये सवाल होता है कि हम एटम्स को क्यों पढ़ रहे हैं, एटम्स पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, एटम्स की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, यूजेस कौन कौन से हैं। अगर मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है तो इसका क्या हमें फ़ायदा। हम ये बच्चे ये सवाल करते हैं कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना लंबा चैप्टर है, एटम्स इतने एटम्स के बारे में, क्या इलेक्ट्रॉन इधर आया उधर क्या ये हुआ वो हुआ, लेकिन क्यों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा है, एडवांटेज इसका क्या है एटम्स का। बच्चों देखें, जो भी आप काम कर रहे हों अगर उसका मकसद आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने उसका मकसद अगर ना हो, अगर आपको ये आप 100% श्योर ना हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, अगर मंजिल का पता ना हो आपको, तो फिर रास्ते में चलने का कोई फ़ायदा नहीं। मंजिल सबसे पहले इंसान के दिमाग में होनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों कर रहा हूँ। तो एटम्स बच्चों, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की वजह क्या है, एटम्स का एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बच्चों का बेसिक क्वेश्चन है कि वाई वी स्टडी एटम्स, कि हम एटम्स क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम एटम्स को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एटम जो आप सब जानते हैं इज दी, लेकिन अब टॉपिक चूंकि शुरू किया है तो सबसे पहले डेफिनेशन ही बनती है वो लिखनी पड़ेगी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can or cannot exist independent। एटम मादे की, मैटर क्या होते हैं बच्चों, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम, कि जो चीज़ वजन घेरे और ऑक्यूपाई करे कोई स्पेस तो उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, की सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का, उसको कहते हैं एटम। एटम विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये भी आप जानते हैं कि एटम्स जो है वो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। मिसाल देते हैं आपको, जैसे देखें आप, हीलियम है, नोबल गैसेस हैं। हीलियम आपको गैस जो है वो इंडिपेंडेंटली मिलेगी, ये किसी के साथ मिलकर नहीं होती, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया, हीलियम एटम हो गया। ठीक हो गया, हीलियम हो गया। जैसे नियॉन है, जीनॉन है, ये सारी जो आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, नोबल गैसेस, तो ये क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिपेंडेंटली, यानी ये किसी के साथ मिलकर नहीं रह रही, इंडिपेंडेंटली इनके एटम्स आपको मिलते हैं, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करती हैं, किसी के साथ डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया बच्चों। अब एक और मिसाल देते हैं आपको, ये तो हुई इंडिपेंडेंट वाले की मिसाल। अब डिपेंड वाले की मिसाल देते हैं। डिपेंड वाले की मिसाल बच्चों क्या है कि कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो किसी के साथ मिलकर रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर H2
SO4 आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, H2 के साथ मिलकर होगा। SO3, ठीक हो गया, बात समझ रहे हैं आप? SO3 H2 के साथ मिलकर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर होते हैं। अप्रोक्सीमेटली ज़्यादातर केसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको मिलती हुई आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, तो कुछ ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पर क्या करते हैं बच्चों, डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी न किसी के साथ क्या होते हैं, जुड़कर होते हैं, आपको अकेले नहीं मिलेंगे। जैसे और बहुत सारी मिसाल हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट आपको कैल्शियम के साथ मिलकर, कार्बोनेट रहता कैल्शियम रहता तो नहीं होगा ना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, तो ये कौन सी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि पहले हमने वो मिसालें आपको बताई, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली में कौन सी मिसाल आती है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली में मिसाल कौन सी आती है, आर्गॉन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, नोबल गैसेज जो हैं सारी वो। और विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली की जो अलग से नहीं रह सकती, उनको किसी न किसी पर, यानी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, उनको किसी न किसी पर डिपेंड करना पड़ता है, किसी न किसी के साथ वो जुड़कर मौजूद होती हैं नेचर में। तो इनको, उनकी मिसालें ये आपके सामने लिखी हुई हैं कि ये ज़्यादातर फार्म में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही आपको इस फार्म में मिलेंगे। अलग-अलग आपको ये बातें अलग-अलग ये आपको नहीं मिल सकते, मतलब आप कार्बोनेट लेके आएँ ऐसा नहीं होगा, आप कैल्शियम कार्बोनेट ही बाज़ार से लेके आएंगे। तो बच्चों ये जनरल सी डेफिनेशन तो आपको इसकी समझ है, ये तो आपको पता है। कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ तक नहीं बनती, एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर पास, यहाँ पर स्टॉप अगर किसी ने कर दिया तो वो डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होगी। ये पूरा इसकी मुकम्मल डेफिनेशन है एटम्स की। बच्चों ये तो आपको पता है, एटम्स की डेफिनेशन ये थी। ये मैंने यहाँ तक की जो बातें हैं ये तो कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं ये सारी बातें। अब आगे जो बातें हैं बच्चों करने की, वाई वी स्टडी एटम्स, ये भी शायद बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो N/2 की स्पीड से ये वीडियो देख लेना ताकि वक्त ज़ाया ना हो। वाई वी स्टडी एटम्स, एटम्स हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका। वेरी बेसिक क्वेश्चन जो 9th क्लास के बच्चों में भी आता है जहन में, और 10th क्लास के बच्चों के जहन में भी आता है, आता कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के जहन में भी ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एटम्स, इतनी फलसफियाना बातें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या चक्कर क्या है, क्या इसका रियल लाइफ से भी कोई ताल्लुक है, इसका रियल लाइफ से भी कोई ताल्लुक है, या ऐसे ही हम हवाई बातें कर रहे हैं। तो बच्चों ये हवाई बातें नहीं हैं, वाई वी स्टडी एटम्स, बहुत सारी बातें हैं इसमें से। हम एटम्स को क्यों पढ़ते हैं, एटम्स को क्यों पढ़ते हैं बच्चों, पहली वजह जो एटम्स को पढ़ने की है वो है रीजनल साइंस। बच्चों वो क्या है, वो है रीजनल साइंस। बच्चों रीजनल साइंस क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रीजन, फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री जो है वो रीज़न मांगती है। एक पेन है, ये ऊपर से गिरा नीचे क्यों आ रहा है नीचे, क्योंकि ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इस पेन पर लग रहा है इसलिए नीचे आ रही है। तो ये रीजनल साइंस होती है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक लोहे का दरवाज़ा है, मैं आपसे ये पूछूं कि ये दरवाज़ा किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप क्या कहेंगे, आयरन के, Fe का। लेकिन मज़ीद आगे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ये आयरन किससे मिलकर बनता है, तो आप इसका क्या आंसर करेंगे बच्चों, आप इसका आंसर करेंगे डेफिनेटली कि एटम से मिलकर बना है। तो ये इसका आंसर है, यानी किसी चीज़ का आंसर देने के लिए रीजनल साइंस के लिए भी एटम्स को हम स्टडी करते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है। ठीक हो गया। इसी तरह बहुत सारी गाड़ियाँ जो बनाई जाती हैं, उन गाड़ियों के ऊपर जो सारा कुछ जो, यानी दरवाज़ा उसका हो गया गाड़ी का जो मुकम्मल तौर पर जो मैकेनिक्स होती है, उसके ऊपर जो पूरी शीट चढ़ी हुई होती है बच्चों, उसके ऊपर जो पूरा आप कार की बॉडी के हैं, वो बॉडी में ज़्यादातर और बसेस में ज़्यादातर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो आयरन नहीं होती, वो प्लैटिनम इस्तेमाल होती है। वो प्लैटिनम, तो मैं आपसे पूछूं गाड़ी किसके मिलकर बनती है, आप कहेंगे आयरन और प्लेटिनम की। प्लेटिनम इस्तेमाल होता है उसमें, दरवाज़ों में, बसों के दरवाज़ों में प्लेटिनम इस्तेमाल होता है, दरवाजे भी प्लेटिनम के होते हैं। प्लेटिनम किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप क्या उसका आंसर करेंगे कि एटम से। तो बच्चों एक बात आपको समझ में आई कि एटम्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ड्यू टू रीजनल साइंस की, किसी चीज़ के रीज़न के लिए कि एक चीज़ इससे मिलकर बनी है प्लेटिनम से। तो प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम किस चीज़ से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है।
छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना है क्या? प्लेटिनम। छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना है क्या? बना है आयरन। आयरन के जो एटम्स हैं उसमें बात और है। प्लेटिनम के जो एटम्स हैं उसमें बात और है। प्लेटिनम्स की जो एटम्स हैं उसकी कोई बात और है। उसके अंदर ये जो एटम्स हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खूबियाँ, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन एटम्स की ये कोई और है। लिहाजा इसलिए प्लेटिनम इतना भारा नहीं होता, आयरन ज़्यादा भारी होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कोई और हैं, इसलिए आयरन ज़्यादा सख्त होता है, ये इतना सख्त नहीं होता। तो एटम्स को हम इसलिए स्टडी करते हैं, पहली वजह यह है रीजनल साइंस। कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत ही समझ आएगी। देखें आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए अलॉय फॉर्मेशन बहुत बड़ी एग्जांपल है केमिस्ट्री में। अलॉय साइंस, अलॉय साइंस का बच्चों क्या मतलब? आज का ये जो टॉपिक है इसका बराह रास्त ताल्लुक किसी भी क्लास के साथ नहीं है। हमारा इरादा ये है कि हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री शुरू करें अल्लाह के फजल से। लेकिन फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हो, 9th की हो, 10th की हो, कोई भी केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये बातें पता होनी ज़रूरी हैं। एक जो पहले का लेक्चर था वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुकम्मल कंप्लीट कंटेंट के साथ अपनी तरफ से कोशिश की। दूसरी जो बात जो सबसे इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए वो ये लेक्चर है। इससे आपको ये पता होंगी बातें तो आगे आप तब चल सकते हैं, लिहाजा ये बातें बतानी ज़रूरी हैं। तो वाई वी स्टडी एटम्स बच्चों आगे जो है वो है अलॉय साइंस, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय हम बनाते हैं, अलॉय, ठीक है। अगर हमें एटम्स के बारे में पता ना होता कि एक चीज़ जो हर चीज़ है मैटर जो है एटम से मिलकर बनता है, अगर हमें पता ना होता, ये बात पता ना होती कि डोर जो है वुड से मिलकर बना है, वुड आयरन है, कार्बन, ठीक है। आयरन जो है किससे मिलकर बना है? आयरन इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर चीज़ एटम्स से मिलकर बनी। अगर एटम्स के बारे में हमें बच्चों इल्म ना होता तो अलॉय फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल थी। अलॉय फॉर्मेशन जो है इम्पॉसिबल थी। आप कहेंगे कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे एक अलॉय है, ठीक है, एक अलॉय है बच्चों। मिसाल देते हैं आपको कि जैसे जिंक है, ये बच्चों जैसे जिंक है, ये जिंक के एटम्स हैं। अब हमें देखिए एटम्स की बात आएगी, एटम्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं? जिंक है तो हमें पता है जिंक किससे मिलकर बनता है। एटम का जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। हमें पता है कि ये एटम से मिलकर बनता है, हमें इसमें इंफॉर्मेशन है। अब हमें ये भी पता है कि क्या होता है कि एटम्स के दरमियान जो सॉलिड है उसके एटम्स के दरमियान क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान जो होती है वो मेटल्स के, जिंक क्या है बच्चों? मेटल। और मेटल के जो एटम्स होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान होती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेसेस यानी इंतहाई काम। इंटरस्टिशियल स्पेसेस का मतलब है इंतहाई काम, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह बाकी होती है। किस में? जिंक मेटल है, मेटल के एटम्स के दरमियान। यहाँ तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा जगह बनाई है ना। ये देखें, ये जिंक के एटम्स हैं बच्चों। तो क्या हुआ कि इनके दरमियान जो हैं, ये देखिए मैं अगर इसको फुल भर दूँ, ये आप सारे एटम्स जो हैं ब्लैक पेन और रेड पेन से इसको समझे कि ये जिंक मेटल के एटम्स हैं। ये क्या है बच्चों? जिंक मेटल के एटम्स हैं। आप देखें ये एटम्स सॉलिड है, सॉलिड क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, उसके एटम्स बिल्कुल आपस में क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि इनके दरमियान जगह कुछ कुछ थोड़ी इंतहाई मामूली सी जगह फिर भी इनके दरमियान बाकी बच गई है, फिर भी इनके दरमियान जगह बाकी बचती है। अब हमें पता है कि जिंक मेटल है और मेटल किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। तो लिहाजा हमें पता है
तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करते हैं बच्चों की जिंक के एटम्स को रिमूव कर देते हैं। जिंक के एटम्स को क्या करते हैं अंदर से रिमूव कर देते हैं, अंदर से निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके। इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या होता है, जिंक के एटम्स अंदर से निकल जाते हैं। मतलब ये देखें, यहाँ जो एटम था वो निकल के आया, ये जगह बन गई। यहाँ से एटम था उसको हमने निकाल लिया, यहाँ पर ये जगह बन गई। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम एटम्स को क्या करते हैं बच्चों, निकाल लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा हो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल की जितनी भी सारी उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसी तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ भी की जाती है। क्या करने के लिए, जिंक की एटम्स को अंदर से रिमूव करने के लिए। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम भी ये पढ़ रहे हैं कि बायो स्टेट के एटम्स, अपने टॉपिक से हटेंगे नहीं कि बायो स्टेट के एटम्स, हम एटम्स को क्यों पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हमने एटम्स को, जिंक के एटम्स को बाहर निकाल दिया। यहाँ फिर हम क्या करें, कॉपर के एटम्स यहाँ पर आएंगे फिर। ठीक है, कॉपर के एटम्स यहाँ पर आएंगे फिर, ये कॉपर के एटम्स यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, ये फिर। ठीक हो गया, सही है बच्चों। ये जिंक और ये कॉपर ज़्यादातर परसेंटेज पॉइंट्स में इनकी होती है। ज़्यादातर परसेंटेज पॉइंट्स में सिक्के जो होते हैं इसकी होती है, जिंक और कॉपर की। अगला सवाल ये आ गया कि हम क्यों ये कर रहे हैं, अलॉय हम क्यों बनाते हैं बच्चों। अलॉय बनाते हैं जब उसकी बहुत सारे फायदे हैं। मतलब क्या, डक्टाइल, एक दो अलॉय डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मैलिएबल, ठीक है। डक्टाइल मैलिएबल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बच्चों कि वो मुलायम होते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसका तर्जमा ये है, मैलिएबल का मतलब है कि वो मुलायम होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये है बच्चों कि उसकी जो अलॉय है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। शेल्फ लाइफ जो है वो उसकी क्या कर जाती है बच्चों, इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, जैसे ये देखें, सिल्वर है, सिल्वर जो अलॉय होता है बच्चों, आपके घरों में जो सिल्वर की चमचे होती हैं, सिल्वर के जो बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो किसकी अलॉय हैं, आयरन, कॉपर के। तो बच्चों ये जो अलॉय होते हैं, सिल्वर अलॉय, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो इसको जंग नहीं चढ़ता। अगर खाली लोहा हो तो उसको जंग चढ़ जाता है, सिल्वर को जंग नहीं चढ़ता, तो इससे उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर जाती है। बहुत लंबे अरसे तक ये बात, ये जो है वो ख़राब नहीं होता, आगे काम चलता रहता है। तो ये अलॉयज़ के फ़ायदे हैं। अलॉय के क्या हैं बच्चों, ये फ़ायदे हैं। अब कॉइन्स हैं, कॉइन को आपने कभी जंग लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो ये इसकी बात है। कॉइन्स, जिंक, कॉपर, अलॉय। तो अलॉय क्यों बनाते हैं, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर जाए, मैलिएबल हों, डक्टाइल हों। ठीक है, वो हार्ड हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये सारी बच्चों के क्या है, अलॉयज़ की बारे में इंफॉर्मेशन। अलॉय हम क्यों बनाते हैं, अलॉय बनाने से हमें फ़ायदा होता है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करती है, और फिर चीज़ क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ज़्यादा चीज़ हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। हमें इसके क्या होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और फिर हम इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे मेरे जहन में कोई बात आती जा रही है, मैं आपको बताता चाह रहा हूँ। हार्ड होते हैं अलॉय, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इसकी बच्चों अपीयरेंस है, अपीयरेंस, अलॉय की बच्चों जो अपीयरेंस है उसमें भी फ़र्क आता है। जैसे आयरन आप देखें तो उसकी अपीयरेंस और होगी, जब वो सिल्वर बनता है तो वो सिल्वर की आप जानते हैं कि शक्ल सूरत जो है वो आयरन से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। ठीक हो गया, चम्मच आपने सिल्वर की देखी है। तो क्या हुआ, अपीयरेंस के लिए, एक खूबसूरत शक्ल लाने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में इजाफा करने के लिए, डक्टाइल मैलिएबल होने के लिए, हार्ड बनाने के लिए हम अलॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, समझ आई बात। अलॉय साइंस, बात आपसे ये कह रहा था कि अगर हमें एटम्स के बारे में ना पता होता
कि जिंक एटम से मिलकर बनता है, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या इसके एटम्स निकालते? आपको एटम्स के बारे में पता ही नहीं है, तो आप एटम्स इसके कैसे निकालते? नहीं निकालते ना। तो एटम्स के बारे में आपको पता था, आपने एटम्स निकाले अंदर, फिर कॉपर के एटम्स यहाँ पर एडजस्ट हुए, तो यहाँ अलॉय बना। अलॉय से हमें फ़ायदा हुआ, एप्लीकेशंस उसकी बहुत सारी आपको पता हैं, जैसे सिल्वर क्या है, अलॉय है, कॉइन्स क्या है, अलॉय है, ब्रेस अलॉय, ब्रॉन्ज अलॉय आपने पढ़े। समझ आई बात? अच्छा, एक और बात, अब बच्चे एक और सवाल पूछते हैं कि सर जिंक यहाँ एटॉमिक नंबर 30, कॉपर 29, तो यहाँ हमने जिंक के साथ एटम्स के साथ कॉपर को रिप्लेस क्यों किया, किसी और को क्यों नहीं किया? बच्चों देखिए, ज़्यादा तो जो परसेंटेज है वो जिंक और कॉपर की ही होती है, जिंक और कॉपर की ही होती है कॉइन्स में, ज़्यादा परसेंटेज इन दोनों की होती है। ब्रॉन्ज एलॉय बच्चों क्या है कि जिंक और कॉपर को ही हमने क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पर एटम्स को रिप्लेस करने के लिए, और यहाँ पर कॉपर के जो एटम्स हैं उनको यहाँ पर प्लेस किया, ये हमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, ये जिंक है, कोई और भी तो हो सकता है ना, आयरन भी हो सकता था, क्रोमियम हो सकता था, कोई और मेटल हो सकता था, हमने उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हमने जिंक और कॉपर को क्यों इस्तेमाल किया है? तो इसका आंसर ये है बच्चों, देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, कॉपर का है 29, यानी इनका जो एटॉमिक नंबर है, इन दोनों के जो एटम्स हैं, इन दोनों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है, यानी जितने शेल इसमें होंगे उतने ही शेल इसमें होंगे, यानी एटॉमिक साइज़ कैरेक्टर आ जाता है बच्चों के एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना जिंक का है, तकरीबन एटॉमिक साइज कॉपर का भी सेम है, उतना ही एटॉमिक साइज है कॉपर का भी और जिंक का भी, लिहाजा इन दोनों का अलॉय इसलिए बन सकता है। समझ आई? बाकी ये इन दोनों का क्या है, साइज़ जो है एटॉमिक साइज़ वो क्या है, तकरीबन सेम है, इसलिए इन दोनों का अलॉय बन सकता है। इसलिए एटम्स अंदर से निकलेंगे, और अगर कॉपर का एटम इतना बड़ा होता तो फिर वो यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो सकता था। भाई देखो, 10 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको एक जैसे पतले पतले बंदे 10 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, अगर 10 बंदों के बैठने की जगह है, एक बंदा जहाँ से उठेगा तो उसी साइज़ का पतला सा बंदा एक ही आकर यहाँ पर बैठेगा। अगर वो मोटा सा इतना बड़ा आदमी यहाँ पर आकर बैठ जाएगा तो वो बात सही नहीं होगी, बल्कि वो पूरे नहीं आ सकते। इसी तरह बिल्कुल ये मिसाल है। समझ आई बात आपको कि एटॉमिक साइज़ दोनों का तकरीबन बराबर है, कि जिंक और कॉपर का एटॉमिक साइज़ बराबर है, इसलिए ही इन दोनों का अलॉय बनता है। आप जितने भी अलॉयज देखेंगे उनमें तकरीबन जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं बच्चों, उनमें एटॉमिक साइज़ जो है वो बड़ा मैटर करता है, वो तकरीबन एक सा होता है, बराबर ही होता है, एटॉमिक साइज़ उनमें इतना फ़र्क नहीं होता। इसलिए इंटरस्टेशियल स्पेसेस में वो एटम्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कुछ एटम्स निकलते हैं, कॉपर के एटम्स आकर उधर ला के उधर जोड़ के अलॉय बन गया। अलॉय के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हम अलॉय बनाते हैं। लेकिन क्या आपको एटम्स के बारे में पता ना होता तो आप अलॉय बना सकते थे बच्चों? बोले नहीं बना सकते थे। आपको पता था एटम्स के बारे में, इसलिए आपने इलेक्ट्रोलाइसिस से एटम्स को बाहर निकाला और अंदर कोई और एटम आपने फिल किए जिसका एटॉमिक साइज बराबर था, तो तब आपके पास अलॉय बना। तो बच्चों एटम्स क्यों हम पढ़ते हैं? अलॉय फॉर्मेशन के लिए भी बच्चों एटम्स का इल्म होना ज़रूरी था। अगर अलॉय फॉर्मेशन नहीं हो सकती जब तक एटम्स के बारे में आपको इल्म ना हो। ठीक है, चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट एक लें, और मैं आपको एक मज़ेदार बात आपको मैं बच्चों बताने लगा हूँ। वो मज़ेदार बात ये है, क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे आपके कि वाई लिक्विड्स आर मूवेबल, कि लिक्विड क्यों मूव करते हैं, आप क्या उसका जवाब देंगे? इसका जवाब भी एटम्स ने दिया है। वाई गैसेस ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम, गैसेस क्यों लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब भी एटम्स है। ठीक है, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड जो है वो सख्त क्यों होते हैं, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब भी एटम्स है। इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब कि वाई सॉलिड्स आर रिजिड, वाई लिक्विड्स आर मूवेबल और मोबाइल, एंड वाई गैसेस ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम, तीनों सवालों का जवाब एक ही है, एटम्स के बारे में आपको पता होगा, आप तभी इन तीनों सवालों के जवाब बच्चों दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, वाई सॉलिड्स आर रिजिड,
रिजिड, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं? तो हम उसके जवाब में बच्चों लिखते हैं कि उसके जो एटम्स हैं वो आपस में क्लोजली कम्पैक्ट होते हैं, उनके दरमियान जगह खाली नहीं होती, एटम्स मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई जगह दरमियान में खाली नहीं है। मजबूती के साथ एक एटम है तो फिर साथ ही दूसरा मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा बच्चों कि जब एटम्स इस तरह मजबूती के साथ आपस में जुड़े होंगे तो इसकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या मतलब कि एक एटम ने दूसरे एटम को जिस ताकत के साथ पकड़ा हुआ है, कोई चीज़ किसी चीज़ का मेटल है, जिंक का मेटल ही आप जिंक के एटम्स की आप ले लें, एक मेटल ने एक एटम जिंक के एक एटम ने दूसरे एटम को जितनी ताकत के साथ पकड़ा हुआ है उस ताकत को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? जब ये आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों, जब भी आप इतने पास ऐसे जुड़े हुए हैं तो क्या होगा कि इनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैग्नेट हो और लोहा हो, मैग्नेट जब साथ बिल्कुल क्लोज हो किसके साथ? आयरन के साथ, तो वो उसकी जो अट्रैक्शन होती है मैग्नेट की वो बहुत ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल यही केस इधर भी वही केस है। ठीक है, तो आए सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स इसलिए रिजिड होते हैं क्योंकि इनके एटम्स क्लोजली कंपैक्ट होते हैं और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं किसके दरमियान? एक एटम जिंक की एक एटम की फोर्स दूसरी एटम की फोर्स के साथ, यानी एक एटम दूसरी एटम्स के साथ जिस फोर्स के साथ कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसलिए एटम्स सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। लिक्विड मोबाइल, लिक्विड मोबाइल, मोबाइल लिक्विड्स बाई लिक्विड्स आर मोबाइल का मतलब दूसरा मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब मूवेबल, मूवेबल, मोबिलिटी, मोबिलिटी, इनकी मोबिलिटी होती है, मूवेबल होते हैं बच्चों क्या? एटम्स, लिक्विड्स। क्यों मूवेबल होते हैं? तो इसका जवाब यह है बच्चों कि लिक्विड्स की जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड की तरह क्लोज नहीं होते, बल्कि उनमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वो भी क्लोजली कंपैक्ट होते हैं लेकिन सॉलिड के ज़्यादा क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो इतने क्लोजली जुड़े हुए नहीं होते, इतनी क्लोजली जुड़े हुए नहीं होते, उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। इसलिए लिक्विड क्या होगी? मोबाइल हुए, मूवेबल हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है एटम्स को स्टडी करने की, एटम्स को हम क्यों पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड्स क्यों फ्लो करते हैं, सॉलिड क्यों फ्लो नहीं करते, तो उसका जवाब ये होगा कि एटम्स, उसका जवाब क्या होगा? नॉलेज ऑफ एटम्स, नॉलेज ऑफ एटम्स के लिक्विड्स में एटम्स क्लोजली कंपैक्ट नहीं होते, लिहाजा इसलिए एटम्स जो है वो इजीली मूवेबल कर देते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। लिहाजा आप जिस बर्तन में भी पानी को डालेंगे, पानी क्या होगा? उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। समझ आ गई बच्चों? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। फोर्सेस क्या है? वीक है। फोर्स वीक है तो जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शक्ल इख्तियार करेगा। फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आप उसको जिस बर्तन में डालेंगे वो उसकी शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि आपको क्या होगा? जिसकी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी वो मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए आपको एक ताकत चाहिए, एक फोर्स चाहिए। लिहाजा सॉलिड को तोड़ने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए होती है, तब हम सॉलिड को तोड़ पाते हैं। आखिरी बच्चों जो बात है कि वाई गैसेस ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम। बच्चों इतना बड़ा सिलेंडर है और 2 डेसीमीटर क्यूब इसकी गैस है, 2 लीटर गैस। बच्चों गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना है? 2 डेसीमीटर क्यूब। थोड़ी सी गैस है, बड़ा सा कंटेनर है, आप उसके अंदर देखें अगर गैस डालेंगे तो वो गैस जो होगी क्या करेगी? पूरे कंटेनर के अंदर उसकी मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे? फैल जाएंगे। वो क्या करेंगे बच्चों? फैल जाएंगे। गैस क्या थी? थोड़ी सी थी, कंटेनर क्या था? बड़ा था। आपने गैस उस कंटेनर में डाली तो पूरे कंटेनर की जितनी भी अंदर अवेलेबल स्पेस है वो गैस सारे के अंदर फैल जाएगी। वो गैस सारे के अंदर क्या करेगी? फैल जाएगी।
आपसे कोई पूछे इसकी वजह बताएं तो आप कैसे बताएंगे? वजह इसकी है एटम्स, बाई स्टेट के एटम्स। एटम्स को हम पढ़ते हैं तब। क्यों बच्चों? वो कैसे कि हम बताते हैं कि गैसियस में जो एटम्स होते हैं, गैसियस में जो एटम्स होते हैं, गैसियस में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? उनके दरमियान जो वेरी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, कि जो इनके दरमियान भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ये खाली जगह इनके दरमियान भी है लेकिन बहुत कम है। इसके दरमियान जो खाली जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक एटम इधर है, दूसरा इधर पड़ा हुआ है, एक एटम इधर है, दूसरा उधर पड़ा हुआ है, एक इधर दूसरा उधर। यानी इनके दरमियान, गैसेस के दरमियान क्या बच्चों? गैसेस के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जो खाली जगह होती हैं, किसके दरमियान? गैसेस के एटम्स के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी गैस का एक एटम है, वो घूम के इधर उधर जाता रहेगा। एक और एटम है, वो इधर उधर जाता रहेगा। एक और एटम है, वो इधर उधर जाता रहेगा। तो गैस के एटम्स क्या प्रेफर करते हैं कि हम एक दूसरे से दूर दूर रहें, एक दूसरे से क्या रहें? दूर दूर रहें। क्यों दूर दूर रहते हैं? क्योंकि गैसेस में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बच्चों, वो वेरी वीक होती हैं। वो क्या होती हैं? वेरी वीक होती हैं। गैसेस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक होती हैं, आपस में कोई फोर्स नहीं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाऊं। अगर मिसाल के तौर पर मैग्नेट है और आयरन है, तो जब मैग्नेट और आयरन को आप क्लोज करेंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्लोज कंपैक्ट सॉलिड की मिसाल। मैग्नेट को आयरन से थोड़ा सा दूर करेंगे तो इतनी दरमियान में जगह खाली है, ये मिसाल होगी लिक्विड की। अब आपने मैग्नेट को यहाँ दूर कर दिया, आयरन को यहाँ दूर कर दिया, तो ये मिसाल किसकी होगी? गैसेस की। गैसेस में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं। क्यों खाली जगह होती हैं? क्योंकि गैसेस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ जिस फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है उस फोर्स को कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। वो इंतहाई कमज़ोर होती है, निगलिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। इस वजह से बच्चों क्या होगा कि गैसेस जो हैं वो ऑक्यूपाई कर देते हैं लार्ज वॉल्यूम। थोड़ी सी गैस आपने किसी कंटेनर में डाली, कंटेनर बहुत बड़ा था, पूरा कंटेनर के अंदर जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी, हर किसी के अंदर वो गैस के मॉलिक्यूल्स जनाब पहुंच के अंदर जाके बैठ के उधर सारे उधर अंदर अदर सारे, कोई भी उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, हर पूरे कंटेनर के अंदर वो फिट आ गए। यहाँ एक बच्चों, ये बच्चों की बात में एक ये होगी कि गैसेस, तो बाज़ जगह पर आइंस लिखा होता है बच्चों। देखें बात ये है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन्स के क्या होते हैं? होते एटम्स ही हैं। गैसेस के भी होते क्या हैं? एटम्स। एटम्स आयंस इसलिए लिखा होता है बच्चों कि एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या बन जाते हैं? आयंस। तो आप एटम्स कहें आयंस कहें, कोई मसला नहीं, कोई गलत बात नहीं। एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करें तो क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं, कैटाइन एनाइन। तो आप ये कहें कि एटम्स दूर दूर हैं या आयंस दूर दूर है, बात दोनों एक ही है। समझ आई बच्चों? तो ये सारी चीज़ें, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, वाई लिक्विड्स आर मूवेबल एंड वाई गैसेस ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम। तो ये सारी बातों का जवाब आप बच्चों क्यों दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? एटम्स की वजह से आप दे सकते हैं इन सारी बातों का जवाब। तो हम एटम्स को क्यों पढ़ते हैं, ये बात बच्चों हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो आपका दिल लग जाएगा। फिर सारे इतने बड़े लंबे चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ठीक हो गया। तो ये बच्चों बेनिफिट्स हैं किसकी? एटम्स की। आखिरी बात, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं एटम्स की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत जो एप्लीकेशन है बच्चों, वो हम आपको बताते हैं। AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बच्चों, ये जो एडिबल ऑयल होता है, सर ये क्या होता है एडिबल? एडिबल ऑयल का बच्चों मतलब है खुर्दनी तेल। खुर्दनी तेल होता है जैसे सोयाबीन्स हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गए, ऑयल्स की जितनी भी ये सारी किस्में हैं एडिबल ऑयल्स, यानी वो सारे सोर्स हैं एडिबल ऑयल्स के। एडिबल ऑयल जो खुर्दनी तेल है, और जो पंसार की दुकान पर आपको जितने भी मसाले मिलते हैं वो सारी चीज़ें, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, डालडा वगैरह हो गए, ठीक है, नाशपाती, तो जितनी भी ये ऑयल्स की किस्में हैं ये सारे
ऑयल्स जो हम कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ़ किस्म के जो होगी वो कुकिंग ऑयल हो गई, खुरदनी तेल वगैरह ऑयल्स, ये जितनी भी किस्में हैं ऑयल्स की। बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें क्या पढ़ रहे हैं, वाई स्टडी एटम्स। बच्चों इसमें क्या होता है एडिबल सॉल्यूशन, इसमें हम होते हैं असल में ट्रेस एलिमेंट्स, इसमें मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिंक पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्रोमियम पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं एडिबल ऑयल के अंदर भी पाए जाते हैं बच्चों, लेकिन वो कौन से, आर्सेनिक होता है, लेड होता है, क्रोमियम वगैरह होता है उसमें। तो बच्चों ये जो है ना, मसला ये है कि ये टॉक्सिक है, ये मादे जहरीले हैं। ट्रेस एलिमेंट्स असल में उन्हें कहा जाता है कि जो वेरी स्मॉल अमाउंट में पाए जाएं। फूड के अंदर जो वेरी स्मॉल एलिमेंट्स पाए जाएं उनको हम कहते हैं, जिनकी तादाद भी हमें कोई ख़ास ना हो कि इतने परसेंट है इतने परसेंट, तो उसको हम बच्चों बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। अब आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम ये क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, किसमें, फूड में, क्योंकि ये बहुत थोड़ी तादाद में होते हैं, बहुत कम होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है किसी फूड में कि इनकी जो तादाद है, इनकी जो परसेंटेज है वो बाज़ फूड में ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या हुआ कि इसकी तादाद जिसमें ज़्यादा हुई इन ट्रेस एलिमेंट्स की, तो ये क्या हुआ, इंसान के लिए नुकसानदेह है, इंसान के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए ये क्या है, ख़तरा है, नुकसानदेह है। तो बच्चों हम फिर इस इन ट्रेस एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। आर्सेनिक को हम क्या करते हैं, रिमूव, लेड को हम क्या करते हैं, रिमूव, क्यों, क्योंकि नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए। बच्चों आर्सेनिक किससे मिलकर बनता है, एटम से, लेड किससे मिलकर बनता है, एटम से। हमने क्या करना है, हमने बच्चों इनको करना है रिमूव, हमने बच्चों क्या करना है, इन एटम्स को करना है क्या, रिमूव। आर्सेनिक के एटम्स को ऑयल में से रिमूव करना है, लेड के एटम्स को क्या करना है, रिमूव। क्यों रिमूव करना है, इसलिए क्योंकि इंसानी से टॉक्सिक हैं, तो इंसानी सेहत के लिए ख़तरा है। अब हम जब इनको रिमूव करेंगे बच्चों, तो इनको रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बच्चों सारी बेस करती है किस पर, एटम्स पर। अगर आपको एटम्स के बारे में इल्म नहीं है, अगर आप एटम्स के बारे में नहीं जानते, अगर आप एटम्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप ट्रेस एलिमेंट्स को फूड में से नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत ज़्यादा सेहत का, इंसानी सेहत का नुकसान होगा। तो ये वेरी सिग्निफिकेंट और वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, एटम्स की। तो इसलिए बच्चों हम एटम्स को पढ़ते हैं। आखिरी बात करके बस बात को ख़त्म करता हूँ। आपको एटम्स की सिग्निफिकेंट समझ में आ गई होगी। एटम्स बच्चों, अब जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका जो प्रिंसिपल है, इसका वो ये होता है, वो आपको बता दूँ। एक लाइट आती है बच्चों, जिसकी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होती है, पार्टिकुलर वेवलेंथ होती है। यहाँ एटम्स पड़े हैं किसी चीज़ की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये एटम्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ये एटम्स लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और हर एटम यानी सोडियम जो है, सोडियम के एटम्स एक ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, क्रोमियम के एटम्स एक ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, हर मेटल जो आर्सेनिक के एटम्स एक ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और एटम्स एक्साइट होंगे। फिर आगे एनर्जी लेवल्स होंगे, फिर उनकी री एक्साइटेशन होगी, फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आगे बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा कि इसने इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की वेवलेंथ की, तो ये एक्साइट हुआ, इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइट हुआ। तो स्पेक्ट्रम फिर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, डिफरेंट है, क्योंकि हर एटम डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, एक ख़ास वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। सोडियम वाला क्रोमियम वाले की तरह लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो हर कोई ख़ास वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिजल्ट भी एक ख़ास क्या आएगा, हमारे पास स्पेक्ट्रम भी एक ख़ास बना हुआ आएगा, यानी इनमें फ़र्क बना हुआ आएगा। तो ये प्रिंसिपल है किसका, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इस तरीके से हम एडिबल ऑयल फूड के अंदर से आर्सेनिक, लेड के एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं बच्चों, अंदर से हम उनको रिमूव कर देते हैं, हम उनको ट्रैश आउट कर देते हैं। प्रिंसिपल क्या है, लाइट एब्जॉर्ब करती है, लाइट
एटॉमिक, ये किसका प्रिंसिपल बता रहा हूँ, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एक होती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये प्रिंसिपल। तो बच्चों ये बातें थी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फोटोमेट्री और ट्रेस एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए आपको एटम्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो आज यही लेक्चर था। नमाज की पाबंदी करते रहें और जो है वो अल्लाह का कसरत से जिक्र करते रहें। आमीन।